हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका स्टडी क्लासेस में। तो पहले के क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा था जो कि आपको एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। आज हम लेकर आ रहे हैं उसी का पार्ट 2। इसमें भी हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि आपको 5 नंबर में और 3 नंबर में पूछे जाने वाले भी क्वेश्चन हम आज की क्लास में लेकर आ रहे हैं। आई होप आपने पहले के क्लास को ज्वाइन करके उन सभी क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अगर आपने अभी तक उस भी क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मैंने क्लास अभी बताया जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था वो भी आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हमने उसमें त्रिकोणमिति का हम चैप्टर लेकर चल रहे हैं जिसका हमने त्रिकोणमिति का 8.1 तो ख़त्म कर लिया, 8.2 का भी हमने आधा क्लास ख़त्म कर लिया। आगे क्लास में हम उसका पूरा सोल्यूशन लेकर आते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो में भी बने रहिए आप अंत तक और सभी क्वेश्चन को आप गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए तथा सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लें। ये सभी क्वेश्चन जो मैं अभी बता रही हूँ आपको और पिछले क्लास में जो मैंने बताया वो सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आइए सबसे पहले इसी के साथ शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम जानेंगे। आज हम इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटिव सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारा सूत्र होता है 2CaSO4 इंटू H2O और इसका एक और सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। यही 2 को हमने इस ये जो हमारा पॉइंट है पॉइंट के हम इधर ले आते हैं तो ये हमारा मल्टीप्लाई में हो जाता है और उसी प्रकार ये हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1/2 के रूप में आ जाता है और यही 2 को हम जब इधर भेजते हैं तो ये हमारा CaSO4 के साथ लग जाते हैं। कोई इसे हम कहीं कि आपने सूत्र में देखा होगा, कहीं कि आपने ऐसा देखा होगा CaSO4 और यहाँ पर आपने कोई यहाँ पर भी लिख सकता है और इंटू H2O लिख देगा। ये भी हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ही होता है। इसका मैंने 3 टाइप का सूत्र बता दिया। आपको या कहीं भी एक सूत्र दिया होगा या ऑप्शन में आपको देते हैं कि निम्न में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन सा है। अगर आपको इस फॉर्म में दे या इस फॉर्म में दे या इस फॉर्म में दे, अगर आपको किसी भी फॉर्म में दे दे तो आप तीनों को अच्छे से गौर से देखिए। सूत्र तो हमारा क्या होता है, सूत्र हमारा एक ही होता है। इसी सूत्र से मिलकर ये दोनों जो सूत्र है वो हमारा इसी से मिलकर बनता है। तो आप इसे बनाना भी सीख जाएंगे। आप इसे बनाना भी आई होप सीख गए होंगे कि किस प्रकार हम इसे यहाँ रख कर या यहाँ मल्टीप्लाई में लाकर इसे बना सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी इसके बारे में जानते हैं। इसे संक्षेप में POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कोई इसे पॉप भी, इसका शॉर्ट नाम, जैसे आजकल के लोग शॉर्ट नाम का भी यूज करते हैं, इसका भी शॉर्ट नाम बना दिया गया था जिसे POP अर्थात पॉप, फुल नेम हो गया इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। उसमें था पिछले वाले में क्या था हमारा डेकाहाइड्रेट। 10 के लिए हमने क्या यूज किया था? डेकाहाइड्रेट। ये क्या है हमारा? आधा है, तो आधा के लिए क्या हो जाएगा? अर्ध हाइड्रेट। तो ये तो हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटिव कुछ संपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें। अब आते हैं इसे हम किस प्रकार बनाते हैं और जान लेते हैं इसे बनाने की विधि। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हमें जिप्सम को 125 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है? जिप्सम ले लेना है, उसे 125 डिग्री ताप पर उसे हमें गर्म करना है तो वो क्या बन जाता है? वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस में टूट जाता है, अर्थात हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। तो हमने यहाँ पर जिप्सम ले लिया। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। इस 2 को मत ले लीजिएगा, ये है हमारा जिप्सम का 2 भाग और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। अगर यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। जिप्सम और प्लास्टर और ऑफ पेरिस में ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए जिप्सम में क्या होता है कि 2H2O हमारा होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है हाफ H2O। उसमें आधा होता है, इसमें दुगना होता है, इससे ज़्यादा इसमें कोई अंतर नहीं रहता है। तो इसे हमने क्या किया? इसे हमने गर्म किया। ये डेल्टा का चिन्ह हमारा गर्म करने के चिन्ह को
प्रदर्शित करता है। 393 के केल्विन भी रखा हमने ताप, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यह हमारा किस चीज़ में टूट गया, यह हमारा टूट गया प्लास्टर ऑफ पेरिस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे एज के पास 2 नहीं है क्योंकि यह 2 भाग नहीं है, परंतु इस 2 को हम यहाँ पर लाएंगे तो ये हमारा आधा हो जाएगा, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। आई होप आपको दोनों सूत्र अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप इन दोनों सूत्र को भी याद कर लीजिएगा। और क्या बना, हमारा जल बाहर निकल गया। और यह एक प्रकार की क्या होता है, हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। यानी कि जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं और उसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम जिप्सम भी बनाते हैं। तो दोनों एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, यानी कि दोनों को एक दूसरे के द्वारा बनाया जा सकता है। आई होप आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम जान लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, यानी कि किन किन चीज़ों में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो पहला इसका उपयोग करते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति बनाने में। तो चूँकि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि होता है, ये एक देखिए सफ़ेद रंग का होता है, तो जिसका उपयोग हम मूर्ति बनाने में किया जाता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि सफ़ेद रंग की भी मूर्तियाँ आपने देखी होंगी, उसमें हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। सेकंड हो गया हमारा शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को बैठाने में और जोड़ने में पट्टियों के रूप में किया जाता है। आपने देखा होगा किसी बच्चे का या किसी भी बड़े किसी का भी अगर हाथ पैर अगर टूट गया होगा तो उस वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्लास्टर लगाया जाता है। प्लास्टर आपने देखा होगा कि वो सफ़ेद रंग का होता है, तो वही हमारा क्या होता है, वही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। या इसका उपयोग आपने देखा होगा, या आप इसका उपयोग कर सकते हैं दीवार में अगर दरारें पड़ जाते हैं तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। या पुल में भी, या कहीं कहीं बड़े बड़े इमारतों में भी अगर हमारे दरारें आ जाती हैं तो उस दरारों को भरने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। आई होप आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना तथा उसका उपयोग करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पर। देखिए इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई भी एक ऐसा प्रश्न है जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें हमने सभी बुक से क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है ताकि आपको अदर बुक से भी रिलेटिव जानकारी मिल जाए। सेकेंड है हमारा हाइड्रोजन के उपयोग को लिखिए। हाइड्रोजन गैस के तो आप बारे में आपने जानते होंगे, हाइड्रोजन गैस के बारे में आपने अवश्य पढ़ा होगा कि धातु जब हमने सभी क्रिया करता है या सोडियम बाइकार्बोनेट हमने सभी क्रिया करता है तो क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमें प्राप्त होता रहता है। तो हमने तो अभी तो जहाँ तक हमने पढ़ा तो अभी तो हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होता है, उसका हम निर्माण करते हैं। अब हम जान लेते हैं उसका हम उपयोग किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। इसका पहला उपयोग हो गया हमारा द्रव हाइड्रोजन, यानी कि जब वो लिक्विड के रूप में हो, गैस के रूप में नहीं हो, गैस अवस्था में रहता तो उड़ जाएगा। तो द्रव हाइड्रोजन उसे हम द्रव के रूप में बदल लेंगे और उसका उपयोग हम रॉकेट ईंधन के रूप में करते हैं। यानी कि जब हम रॉकेट हमारा उड़ता है तो उसमें ईंधन होता है, ईंधन की मदद से उड़ता है, तो उसमें भी हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। सेकेंड हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमारा सूत्र होता है HCl। HCl तो है, तो इसमें तो हमारा Cl क्लोरीन गैस है और H क्या है हमारा, H तो हाइड्रोजन गैस है, यानी कि इन दोनों के मिलने से ही तो बना होगा ना HCl। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में भी हाइड्रोजन का उपयोग हमने किया या हम करते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस ले लिए, क्लोरीन गैस ले लिए और HCl बन गया। क्या आप HCl बिना हाइड्रोजन गैस के बना सकते हैं? नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें तो हाइड्रोजन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एक प्रकार का इसके उपयोग को भी दर्शाता है। थर्ड नंबर हो गया हमारा अमोनिया के निर्माण में। अमोनिया में भी क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो क्या बिना हाइड्रोजन के अमोनिया बना सकते हैं? क्योंकि अमोनिया अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो बनेगा कैसे? और ऐसे सिंपल में भी है, आप सिंपल में भी आप घर में देखिएगा, घर में आप आपने देखा होगा, घर में कोई बोल देगा कि हमें मैगी बनाना है, तो मैगी बनाना है तो मैगी में आप तो मैगी को इंक्लूड करेंगे ना, चाहे वो आप अदर मसाले डालिए वो उसमें नहीं भी डालिए। जैसे अमोनिया बनाने में और कुछ भी होता है, और कुछ भी आप इंक्लूड कर अमोनिया बना सकते हैं, परंतु हाइड्रोजन के बिना क्या वो बनेगा? नहीं बनेगा। चाहे सब्जी को ले लीजिए, उसमें तो मेन होता है हमारा नमक, बिना नमक के बनेगा? नहीं बनेगा। चाहे आप उसमें किसी प्रकार का टाइप का कितना भी सब्जी क्यों ना मिला दें, परंतु नमक क्या होता है उसमें हमारा मेन होता है। तो अमोनिया के निर्माण में भी हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही एक प्रकार का मेन होता है। तो हाइड्रोजन का इस प्रकार हम उपयोग करते हैं। खाना बनाने में तो नमक का एक प्रकार का उपयोग ही नहीं किया, एक तरफ से तो हमने NaCl बना दिया, नमक बना दिया, परंतु उपयोग कहाँ किया हमने? घर में किया। ऐसे कारखाने में भी उसका उपयोग होता है, परंतु हमने घर में भी नमक का उपयोग किया।
उसी प्रकार हम हाइड्रोजन का भी उपयोग यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। अगला हो गया हमारा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाने में, यानी कि जब हम वनस्पति का घी बनाते हैं तो उसमें हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं। हाइड्रोजनीकरण क्या मतलब? हाइड्रोजन, इसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन का यूज हो गया। अगर हम हाइड्रोजन का उपयोग कर हाइड्रोजनीकरण नहीं करें तो क्या हमारा वनस्पति घी बनेगा? नहीं बनेगा। अगर हमें वनस्पति घी बनाना है तो हमें हाइड्रोजनीकरण तो करना पड़ेगा, और हाइड्रोजनीकरण में के लिए क्या चाहिए? हमें हाइड्रोजन चाहिए, जो कि उसके उपयोग को भी यहाँ पर दर्शा रहा है। अंत हो गया हमारा 5 नंबर, इस बात की सफाई करने में। इस बात की सफाई करने में भी हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनाना हम तो जानते हैं, परंतु उसके उपयोग को नहीं जानते। तो आइए आज इसके उपयोग को भी देख लेते हैं, इसका उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है। तो पहला हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग में साबुन, अपमार्जक एवं कागज के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। यानी कि साबुन, जहाँ पर साबुन, अपमार्जक एवं कागज का निर्माण किया जाता है, उस उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसके उपयोग से इन सभी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। सेकंड हो गया हमारा कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम फाइबर तथा रेशे आदि के निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। थर्ड नंबर हो गया हमारा धातु से ग्रीज को हटाने के रूप में। धातु से ग्रीज को हटाना, यानी कि कुछ धातुएं हमारी पूर्ण रूप से साफ नहीं होती, उस पर ग्रीज के अगर धब्बे लग जाते हैं तो उसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा उसे साफ कर उसे पुनः चमकदार बना सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया। आई होप आपको हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रिस्टल का जल क्या होता है? तो पहले तो आपने सुना होगा अर्धहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, तो वही सब जो होता है वही हमारा क्रिस्टल का जल होता है। ये अपने से आप एक खुद के लैंग्वेज में याद कर सकते हैं। ऐसे डिफिनेशन में की अगर हम बात करें तो डिफिनेशन के अनुसार लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहा जाता है। यानी कि कोई भी लवण हो गया, उसमें हमारा अगर जल के जितने भी अणु उपस्थित होते हैं उनकी संख्या को ही हम क्रिस्टल का जल कहते हैं। जैसा कि अभी आपने पढ़ा CaSO4 इंटू 10H2O ले लीजिए आप, 10H2O। तो यहाँ पर क्रिस्टल का जल हमारा कितना है? क्रिस्टल का जल हमारा क्या है? 10 है। या आप ले लीजिए CaSO4 इंटू हाफ H2O भी ले लीजिए आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ले लीजिए। तो यहाँ पर जल हमारा कितना है? आधा है। हमें क्या करना है? जल में उपस्थित निश्चित अणुओं की संख्या देखिए नियम कि यहाँ पर हमने इस लवण में हमने कितना मात्रा में जल लिया, तो हमने क्या लिया? आधा मात्रा में जल लिया। तो ये हमारा हो गया क्रिस्टल का जल। यहाँ पर 10 मात्रा में हमने जल लिया, तो यहाँ पर हमारा क्रिस्टल का जल हो गया 10। आई होप आपको क्रिस्टल का जल समझ में आ गया होगा। अगर जल में आप कितना भी यहाँ पर ले मल्टीप्लाई 5, 10, 15 कितना भी ले, उसे हम क्रिस्टल का जल कहते हैं। यानी कि यह जल की अणुओं की संख्या को दर्शाता है। ये पूरा तो हो गया हमारा लवण, पूरा लवण, अम्ल, क्षार कुछ भी हो गया, परंतु यहाँ हमारा जल कितना है? जल हमारा 10 भाग है। यानी कि यह जल की संख्या को यहाँ दर्शा रहा है, जिसे हम क्रिस्टल का जल कहते हैं। आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। अगर आपको हमारे किसी भी टॉपिक में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम उस प्रॉब्लम को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोडियम कार्बोनेट किस प्रकार जल का खारापन दूर करता है? तो पहले में अगर हमने सोडियम कार्बोनेट के उपयोग को हमने पढ़ा था पिछले वाले क्लास में, अगर आपने पिछला क्लास नहीं पढ़ा है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि हमने सोडियम कार्बोनेट के उपयोग में पढ़ा था यह जल का खारापन दूर करता है। तो वहाँ पर मैंने बोला था हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि यह किस प्रकार जल के खारापन को दूर करता है, इसे हम विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खारे जल में हमारा क्या होता है? कैल्शियम आयन यानी कि Ca2+ आयन होता है, और मैग्नीशियम आयन यानी कि Mg2+ आयन होता है। ये तो हमारा जल में क्या होता है? उपस्थित रहता है। तो खारे जल में हम जब सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं, जल में उपस्थित कैल्शियम आयन एवं मैग्नीशियम आयन क्रमशः अभिक्रिया करते हैं एक दूसरे से, और क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाते हैं, और वह क्षेपित हो जाता है, यानी कि जल से अलग हो जाता है। इस प्रकार हमारे जल का खारापन
दूर हो जाता है और जो हमारा ऊपर का जल होता है वो हमारा शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। जैसे फॉर रिएक्शन से भी हम देख सकते हैं, Ca2+ हमने कैल्शियम आयन ले लिया, इसमें क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट का कार्बोनेट अभिक्रिया किया। बाकी सोडियम कार्बोनेट भी अभिक्रिया कर कुछ बनाता है, परंतु मेरा हमारा क्या है यहाँ पर कार्बोनेट इम्पोर्टेंट हो गया। इससे अभिक्रिया क्या बना, CaCO3 और Mg आयन भी अगर कार्बोनेट से अभिक्रिया किया तो क्या बना, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये दोनों तो बनकर क्या होता है, जल से हमारा अलग हट जाता है और जो हमारा ऊपर का जल होता है वो हमारा शुद्ध होता है, उसका खारापन दूर हो जाता है। तो आई होप आपको जल का खारापन कैसे दूर करें ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी बात पर तो लाइक करना बनता ही है। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। लाइक और कमेंट करते रहिए स्टूडेंट। लाइक और कमेंट करने से क्या होता है, हमें उससे पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो कितना समझ में आ रहा है, आप हमारे वीडियो को कितना हद तक समझ सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है। क्लोरीन गैस का उपयोग, अब हम जान लेते हैं क्लोरीन गैस का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। तो सबसे पहले हो गया हमारा क्लोरीन गैस का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, यानी कि कीटाणुओं को मारने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। सेकेंड हो गया इसका हमारा विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में। तो चूंकि हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तो सूत्र ही होता है हमारा HCl, हाइड्रोजन का होता है और क्लोरीन का होता है। बिना हाइड्रोजन और क्लोरीन के क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्लोरीन गैस का उपयोग हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में कर लिया। अगला होता है हमारा कपड़े एवं कागज के रंग को विरंजित करने में, यानी कि उसके कपड़े एवं कागज के रंग को सफाई करने में अगर आप क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, कागज और कपड़े की सफाई करता है, और विरंजक चूर्ण हमारा किससे बनता है, तो क्लोरीन से बनता है। तो डायरेक्टली हो गया कि क्लोरीन गैस भी हमारे कागज और कपड़े के रंग को विरंजित करता है, साफ करता है, पहले जैसा चमकदार बनाए रखता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। इस बात की सफाई करने में भी हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में भी हम क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म मीन्स होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो होता है हमारे फ्रिज में पाया जाता है, जिससे वहाँ पर हमें ठंडक महसूस होती है। क्लोरोफॉर्म बनाने में भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का तो सूत्र ही होता है हमारा CHCl3। क्या यह बिना क्लोरीन के बनेगा, नहीं बनेगा। जिस यौगिक में अगर क्लोरीन मिल जाए तो आपसे अगर जिस यौगिक में क्लोरीन उपस्थित हो तो वो तो क्लोरीन से अभिक्रिया करके ही तो बना है ना। तो इसी प्रकार अगर कोई भी यौगिक में अगर क्लोरीन है तो वो क्लोरीन के द्वारा ही बनता है। तो इसके उपयोग में भी हम इसे शामिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा, सामान्य लवण किसे कहते हैं। वैसे तो हमने पिछले क्लास में अम्लीय लवण एवं भास्मिक लवण के बारे में भी पढ़ा था, जो कि हमारा लवण वाले चैप्टर में लवण वाले टॉपिक में कंप्लीट हुआ। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल में जाकर उस टॉपिक के बारे में, जहाँ हमने लवण के बारे में सभी चीज़, लवण से जुड़े सभी प्रकार के प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने अम्लीय लवण और भास्मिक लवण के बारे में बताया। तो अम्लीय लवण और भास्मिक लवण के बारे में तो हमने बता दिया, और सबसे पहले हमने तो यही नहीं जाना कि समान लवण किसे कहते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि आज हम समान लवण किसे कहते हैं। तो वैसे लवण जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित नहीं होते सामान्य लवण कहलाते हैं। अम्लीय लवण में क्या था हमारा, अम्लीय लवण में हाइड्रोजन था, भास्मिक में हाइड्रोक्सिल समूह था। परंतु इसमें क्या है, इसमें दोनों में से कुछ भी नहीं रहेगा। इसमें ना हाइड्रोजन रहेगा, ना हाइड्रोक्सिल समूह रहेगा, ना H रहेगा, ना OH रहेगा। तो इस प्रकार के लवण को हम सामान्य लवण कहते हैं। आइए हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे लवण होते हैं जिसमें ना हाइड्रोजन रहता है, ना ही हाइड्रोक्सिल समूह होता है। तो जैसे हो गया हमारे NaCl में क्या हाइड्रोजन है, नहीं। OH है, नहीं है। KCl में है, इसमें भी नहीं है। MgCl2 इसमें भी नहीं है। परंतु क्या ये लवण नहीं है, ये लवण है, परंतु भी इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह नहीं है। इसमें बिना हाइड्रोजन और हाइड्रोजिक समूह के जो लवण होता है उसे हम सामान्य लवण कहते हैं। अब आते हैं हम लवणों के pH। अम्लों के pH के बारे में हमने जान लिया, भस्मों के भी pH के बारे में जान लिया, परंतु क्या लवण का भी pH मान होता है। हाँ, लवण में भी हमें pH पढ़ना होता है। तो आइए हम जानते हैं कि लवण में हमें किस प्रकार के pH को पढ़ना पड़ता है। तो पहला हो गया pH के अनुसार अगर हम चले
तो प्रबल अम्ल जब प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। यानी कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, वे एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं और वे एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो इसका जब हम इस विलयन का जब हम पीएच मापते हैं तो इसका पीएच क्या होता है, इसका पीएच हमारा 7 होता है। जैसे इस प्रकार के लवण हो गया हमारा NaCl, KCl, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। इसे बनाने के लिए हमने प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म का उपयोग किया है, तब यह हमारा लवण बना है जिसका हमारा पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। सेकेंड हो गया हमारा जब प्रबल अम्ल दुर्बल भस्म से बने लवणों का, यानी कि जब हम प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म की अभिक्रिया कराते हैं तो उससे हमारा जो लवण बनता है उसका जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। अम्लीय कैसे आपने बता दिया, हमें क्या देना है, हमें प्रबल देखना है। अगर आप किसी प्रबल डंडे से मतलब कि प्रबल डंडे से अगर आप मतलब कि आप एक मजबूत डंडा ले लीजिए, मोटा मजबूत डंडा ले लीजिए और एक पतला डंडा ले लीजिए। तो मोटे वाले से अगर पतले को मारेंगे, या इंसान में देख लीजिए, मोटा जो आदमी तंदुरुस्त है, मजबूत है, वो पतले वाले को धक्का देगा जो एकदम हवा हवाई टाइप का है, एकदम दुबला पतला। तो कौन मजबूत होगा दोनों में से, प्रबल वाला ही होगा ना। तो इसमें प्रबल वाला क्या होता है, प्रबल वाला जीत जाता है। तो प्रबल में हमारा अम्ल है इसलिए अम्लीय बना। अगर भस्म होता तो हमारा भस्म बनता। इसका पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है। तो चूंकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है तो ये भी तो क्या हमारा बना, ये इसका विलयन भी तो हमारा अम्लीय बना, जिस कारण इसका पीएच क्या होता है, 7 से कम ही होता है। जैसे हो गया अमोनियम क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, ये सभी जो होता है हमारे प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म से बने लवण होते हैं। इनका अगर पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। अगला हो गया हमारा दुर्बल अम्ल प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन क्षारीय होता है। उसमें अगर प्रबल अम्ल था तो अम्लीय देने खींच लिया ना। अगर आप रस्सी खींचने में जाइए तो एक जगह आप दुबले पतले इंसान को खड़ा कर दीजिए और एक जगह आप मोटे इंसान को, चूँकि अच्छा हो, उस क्या बोलते हैं, जो अंदर से मजबूत हो, अगर आप इन दोनों के बीच रस्सी खींचा जाए तो मान जाइए, अगर अम्ल को मान जाइए अगर गोरा आदमी हो, और ऐसे छोड़िए, अगर आप दोनों के बीच रस्सी खींचिए तो क्या होगा, जो आदमी मजबूत होगा वो खींच लेगा कि नहीं, वो तो जीत जाएगा ना। उसी प्रकार इसमें भी है, जहाँ पर भी आपको प्रबल दिखे, भस्म में तो भस्मीय, अम्ल तो अम्लीय, तो जो उसका विलयन बनेगा वो क्षारीय बनेगा, जिसका पीएच मान क्या होता है, क्षार का क्या होता है, 7 से अधिक। तो इसका भी हो जाएगा 7 से अधिक। जैसे सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम भूल गए, सोडियम साइनेट, ये सभी जो होता है ये भी दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन होता है, जिसका गुण क्या होता है, वो क्षारीय होता है। क्षारीय होता है तो पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो आई होप आपने लवणों के से रिलेटिव भी पीएच मान को अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ तक ही नहीं कि आपने सोचा होगा अम्ल और भस्म का ही पीएच होता है, लवण का नहीं होता है। तो आई होप आपको लवण का भी पीएच अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक। ऐसे तो हम बहुत से अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड प्राप्त करते हैं, या सोडियम क्लोराइड को हमने पढ़ा है। आज हम इसे अलग से, इसे विस्तार से पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है हमारा NaCl। बनता कैसे है, साधारण तौर पे सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है, ऐसे अन्य सभी अभिक्रिया से बनता है, परंतु अगर साधारण तौर पे बना है तो यह बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसका मेन अभिक्रिया जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच कराने से होता है। यह भस्म है और यह अम्ल है, ये भी यहाँ पर, यह रूल भी यहाँ पर फॉलो करता है, परंतु मेन इसके लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम लेते हैं तो हमारा NaCl का जलीय विलयन बनता है। यहाँ पर H2O बना है अर्थात जलीय विलयन बना, परंतु हमें क्या प्राप्त करना था, NaCl प्राप्त करना था, जो कि हमें प्राप्त हो गया। तो ये हो गया हमारा NaCl बनाने का तरीका। अब हम NaCl के बारे में और भी विस्तार से जानते हैं। तो हमारे देश में नमक का स्रोत समुद्री जल एवं चट्टान है, यानी कि वो तो था रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। ऐसे अगर आप नॉर्मल रूप से देखें तो हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है या तो चट्टान से प्राप्त होता है। भारत में 95% नमक, साधारणतः नमक समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल के द्वारा वाष्पीकरण द्वारा कैसे, तो देखिए समुद्र का जल क्या होता है, खारा होता है,
नमक का भी टेस्ट क्या होता है? खारापन होता है। मीठा क्या आपको नमक लगा है? नहीं। खट्टा? नहीं। उसका स्वाद खारापन लवणीय टाइप का होता है, लवणीय होता है उसका टेस्ट। यदि वहाँ पर आप समुद्र के जल को आप इकट्ठा कर लीजिए या आप समुद्र के जल को कहीं रख एक जगह एकत्र कीजिए और उसका वाष्पीकरण कीजिए, उसे गर्म कीजिए, तो क्या हो जाएगा? पानी ऊपर उड़ जाएगा और उसका नमक क्या होगा? नीचे तली में और छेप के रूप में एकत्रित हो जाएगा। तो इसी अभिक्रिया द्वारा हमारे जो स्वयं अभिक्रिया होती है, इसे हम प्रयोगशाला में नहीं करते हैं। इसके द्वारा हमें भारत में 95% नमक हमें इसके द्वारा प्राप्त हो जाता है। वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त साधारण नमक में कुछ लवण अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारा नमक प्राप्त होता है, परंतु क्या होता है, वो हमारा पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। उसमें क्या होता है? उसमें कुछ अशुद्धि पाया जाता है। तो देखिए उसमें हमारा कैसा नमक प्राप्त होता है? उसमें हमारा MgCl2 लवण है, नमक है, लवण है, CaCO3 इस टाइप ऐसा कुछ प्राप्त होता है, जिसे हमें नमक के रूप में शुद्ध रूप से नमक में बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें तो अशुद्धि मिला रहता है, इसे भी हमारा अशुद्धि के रूप में उसे मिले रहते हैं। ये सभी जो है ये अशुद्धि होते हैं, जो कि नमक में मिले रहते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि उस अशुद्धि को दूर कैसे करें। उस अशुद्धि को तो दूर करना पड़ेगा ना, उस नमक का तो उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। उसे हमें पहले शुद्ध करना पड़ेगा, तभी हम उसका उपयोग करेंगे। तो शुद्ध करने के लिए देखिए हमें क्या करना चाहिए। शुद्ध करने के लिए हमें साधारण नमक में KI या KiO3 की थोड़ी मात्रा मिलाकर हम आयोडीन युक्त नमक बनाया जा सकता है। यानी कि उसमें हम KI पोटेशियम आयोडाइड मिलाकर उसे हम शुद्ध कर सकते हैं या खाने योग्य उपयोग करने योग्य बना सकते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार हम रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या ऐसे आमतौर पर किस प्रकार हमें नमक की प्राप्ति होती है। आई होप आपको नमक से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगला टॉपिक है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सॉरी, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पहले बता दिया, आप इसे बाद में रख सकते हैं। पहले इसके बारे में, फिर बनाने की विधि, उसके बाद उसका उपयोग होगा। मैंने वहाँ पे क्वेश्चन बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जिसमें उपयोग हमने वहाँ पे पहले बता दिया। तो वैसे उसमें प्रॉब्लम है क्या? हमें तो बस जानने से मतलब है। एग्जाम में आपको कहीं से भी आए आप लिख सकते हैं, हमें बस जानना है कि किसका उपयोग, बनाने की विधि। ऐसे आप कहीं पर भी समझे, किसी बुक से याद करें, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं रखता ना। इम्पोर्टेंट क्या रखता है? हमें अगर एग्जाम में आए हुए प्रश्न से हमें कितना प्रश्न समझ में आ रहा है, कितने के आंसर हमें याद है। तो इधर उधर याद करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कहीं पर भी अगर उपयोग पूछ दे तो 3 नंबर में लिख सकते हैं। अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में विस्तार से पूछ दे तो आप इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। तो उसका आते हैं, तो हमारा टॉपिक था सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? NaOH। और इसे बनाते कैसे? आइए अब हम इसे कैसे बनाते हैं वो जान लें। इसे बनाने की विधि, इसे क्लोरेल के लिए अंग, इसे या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका उच्चारण भी यही होता है और इसे लिखते भी ऐसे है। हिंदी में लिखिएगा क्लोरेलकेरी विधि द्वारा बनाया जाता है, जिसमें सोडियम, इस विधि में हमें क्या करना है? देखिए, सोडियम लेना है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी NaClH2 जलीय विलयन यानी कि H2 तो जरूर होगा, में विद्युत धारा प्रवाहित करना है। हमें उसे ले लेना है जलीय विलयन को और उसमें हमें विद्युत धारा का प्रवाह करना है। ऐसा करने में देखिए क्या होता है। ऐसा करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस तथा क्लोरीन गैस निकलता है। ऐसा करने पे हमें क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये अभिक्रिया भी आप देख सकते हैं, जैसे NaCl हमने ले लिया, जलीय विलयन बोला था हमने, इसका जल ले लिया, हमने इन दोनों इसमें क्या किया? विद्युत धारा का प्रवाह किया। क्या बना हमारा? NaOH बना और क्लोरीन गैस मुक्त हुआ और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। इसे क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड ना पूछकर कास्टिक सोडा पूछे, तो आप कास्टिक सोडा यानी कि ये इसी का दूसरा नाम होता है। आप इन्हीं सबको आपको लिख देना है। यानी कि जैसे किसी का आपने देखा होगा 2 नाम, परंतु इंसान तो क्या होता है? इंसान तो एक ही होता है। तो इसी प्रकार यह भी सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है, ये इसका रासायनिक नाम है और कास्टिक सोडा आमतौर पर यूज करने वाला नाम है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा यह क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह था हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जो कि मैंने ऐसे टॉपिक वाइज हमने कंप्लीट कर दिया है।
आगे हम लेकर आएंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और अन्य सभी विषयों को भी हम आगे की ओर लेकर जाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सभी वीडियो को आप विस्तारपूर्वक देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए बस इतना ही।